वालेकुम बेटा। आज हम चार्ल्स डार्विन का जो वॉयेज है ऑन बीगल ये स्टडी करेंगे। वॉयेज कहते हैं बहरी सफ़र को कहते हैं। बीगल हम कहते हैं बहरी जो बेड़ा होता है उसको कहते हैं। बहरी जहाज़ को कहते हैं। तो ये एक बहरी जहाज़ के ऊपर जो इसने एक बहरी सफ़र किया था, वॉयेज किया था चार्ल्स डार्विन ने, उसके बारे में हम स्टडी करने लगे हैं कि ये बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। चार्ल्स डार्विन वॉयेज ऑन बीगल। चार्ल्स डार्विन जो है ये श्रूसबेरी में पैदा हुए थे। ये वेस्टर्न इंग्लैंड का ये इलाका है और 1809 में पैदा हुए। और इन्होंने एक एक्सपीडिशन जो है वो ज्वाइन किया था। एक्सपीडिशन हम कहते हैं एक मुहिम को कहते हैं। ये मुहिम क्या थी कि बीगल के ऊपर जाना था, एक बहरी बेड़े के ऊपर सफ़र करना था साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन की तरफ। यानी जो साउथ अमेरिका है, जनूबी अमेरिका, उसके साहली इलाके को विज़िट करने की तरफ एक बहरी बेड़ा जाना था। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट भी शामिल थे, साथ में ये चार्ल्स डार्विन भी उसमें सवार हो गए। तो ये 1831 की बात है कि जब ये बहरी बेड़े में सवार हो गया और उसका हिस्सा बना। तो वहाँ पे जाके ये क्या ऑब्ज़र्व करता है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। ही ऑब्जर्व एंड कलेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेन ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका। तो वहाँ पे जाके इसने मुख्तलिफ़ किस्म के हज़ारों किस्म के जो स्पेसिमेन थे वहाँ के साउथ अमेरिका के फ्लोरा और फाना के, वो इन्होंने ऑब्ज़र्व किए और कलेक्ट किए। यानी कि वहाँ का जो पौधे थे और जो फाना कहते हैं जानवरों को, फ्लोरा पौधों को कहते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर इसने देखे थे और उनको कलेक्ट किया, उनके स्पेसिमेन लिए, नमूने लिए। उसके बाद फिर वहाँ का जो फ्लोरा और फाना था साउथ अमेरिका का, उसमें क्या बात थी देखते हैं। इसने नोटिस किया था कि जो फ्लोरा और फाना था वहाँ का, वो डिफरेंट था। डिफरेंट रीजन जो उसके साउथ अमेरिका के जो डिफरेंट रीजन थे उस कॉन्टिनेंट के, उस बरे आज़म के, वो जो वो डेफ़िनेट साउथ अमेरिकन स्टैम्प रखता था अपने ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरा और फाना था साउथ अमेरिका का, वो बिल्कुल साउथ अमेरिका के का ही था, उसी की स्टैम्प रखता था। यानी कि उसके जो प्लांट्स थे वो यूरोप की जो लाइफ फॉर्म थी, अ, वहाँ के जो पौधे हैं उनसे वो डिफरेंट थे। और इसी तरह से जो एनिमल थे जो वहाँ पे इसने देखे थे साउथ अमेरिका में, वो कहीं भी यूरोप में उसने नहीं देखे थे, उससे डिफरेंट थे। फार्म के एतबार से आप लगा लें कि उनकी शक्ल जो है वो मैच नहीं करती थी। फॉसल्स ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें, ये तो हमने फ्लोरा और फाना की बात की कि साउथ अमेरिका का फ्लोरा फाना कैसे देखा। यानी पहले इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वहाँ के जो पौधे देखे, जानवर देखे, वो यूरोप के पौधे और जानवरों से मुख्तलिफ थे। यानी वही वाले पौधे, अगर सपोज़ हम शीशम के प्लांट की बात करते हैं, तो वो जो शीशम का प्लांट इसने साउथ अमेरिका में देखा होगा, वो यहाँ के यूरोप के जो शीशम का प्लांट है इससे डिफरेंट होगा। तो इसी तरह इसने फॉसल्स वहाँ पे स्टडी किए थे और डार्विन ने देखा था कि जो फॉसल थे साउथ अमेरिका के, वो क्लियरली डिफरेंट थे मॉडर्न स्पीशी थे। यानी वहाँ की साउथ अमेरिका की जो मॉडर्न स्पीशी थी, उससे उनके फॉसल डिफरेंट थे। यानी वहाँ पे इसने जो कोस्ट लाइन एरिया, जब बैरीपेडा वहाँ पे जाके रुका साउथ अमेरिका के साहली इलाके पे, वहाँ पे इसने डिगिंग की, यानी खोदा ज़मीन को। तो वहाँ से इसको कुछ फॉसल मिले और वो जो फॉसल थे वो मॉडर्न स्पीशी वहाँ की जो थी उससे डिफरेंट थे, but had some resemblance to living plants and animal of continent। लेकिन उन फॉसल को देखकर हम ये कह सकते थे कि ये फॉसल हैं साउथ अमेरिका की। यानी कि ये कहीं और के इलाके के या रीजन के कॉन्टिनेंट के फॉसल नहीं है, बल्कि ये साउथ अमेरिका के प्लांट और एनिमल के फॉसल हैं
क्योंकि जो लिविंग प्लांट और एनिमल थे उस कॉन्टिनेंट के, उस बरआज़म के, साउथ अमेरिका के, उसके साथ काफ़ी हद तक उस उनकी रिज़ेम्बलेंस भी थी। यानी उनसे डिफरेंट भी थे वैसे लग रहे कि जो वहाँ की जो मॉडर्न स्पीशी थी उससे काफ़ी वो डिफरेंस भी रखते थे, लेकिन अगर हम उनकी रिज़ेम्बलेंस देखें तो रिज़ेम्बलेंस भी उन्हीं के साथ थी, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल के साथ। जिस वजह से उन फॉसल को अ, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये साउथ अमेरिका के ही फॉसल हैं। उसके बाद पज़लिंग केस की हम बात करेंगे कि जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पज़लिंग केस सारे वॉयेज में कहाँ देखने में नज़र आया। ये पज़लिंग केस हम कहते हैं कि ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि ज्योग्राफी एतबार से जो प्लांट्स और एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड के अंदर, ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें पज़लिंग केस ये था कि जब इसने फाना देखा था गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर, यानी वहाँ पे इसने जज़ीरे विज़िट किए थे। साउथ अमेरिका का जो साहली इलाका था उसके पास कुछ जज़ीरे थे, और वो जो जज़ीरे थे आइलैंड्स उनको गैलापैगोस आइलैंड कहते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ का जो फाना था, वहाँ पे जो एनिमल थे वो डिफरेंट थे। यानी किससे डिफरेंट थे? वहाँ के जो मोस्ट एनिमल थे गैलापैगोस आइलैंड के, वर नोवेयर इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते थे। यानी वहाँ पे जो ये जानवर इसने देखे वो दुनिया में कहीं नहीं थे। लेकिन इससे पहले तो हमने प्लांट्स और एनिमल की बात की, वो प्लांट्स और एनिमल यूरोप में भी मौजूद थे, लेकिन उनसे डिफरेंट थे, उनकी रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो चुकी थी। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की स्पीशी जो गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर जो देखी, वो काफ़ी हद तक वो कह लें कि डिफरेंस की बात तो छोड़ ही दें, यानी वो दुनिया में कहीं नहीं। So, although they resemble with the living species of South America mainland, ताहम वो जो गैलापैगोस आइलैंड की जो स्पीशी थी वो साउथ अमेरिका की मेनलैंड स्पीशी के साथ रिजेंबल करती थी। यानी इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये आपके सामने अगर हम देखें कि ये आपके सामने एक साउथ अमेरिका है, ठीक है? तो अब इसका ये साहली इलाका है और ये इसका मेनलैंड है, ठीक। और इसके साथ ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जज़ीरे हैं, जिनको हम गैलापैगोस आइलैंड कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर इसने जो फाना देखा, यानी जो एनिमल देखे थे वो अ, दुनिया में कहीं नहीं थे। लेकिन ये जो यहाँ पे इसने एनिमल देखे हैं, वो एनिमल साउथ अमेरिका की मेनलैंड के साथ रिजेम्बलेंस रखते थे, ठीक है। तो अब ये इशारा है ओरिजिन ऑफ स्पीशी की तरफ कि ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर है वो कहाँ से आई है, ये इशारा है कि ये साउथ अमेरिका से ही आई हैं। यानी कि ये जियोग्राफिक बैरियर आया दरमियान में, जिस वजह से ये जो साउथ अमेरिका की स्पीशी है उनसे ये मैच नहीं कर रही है। अब जियोग्राफिक बैरियर क्या है कि दरमियान में ये पानी आ गया, ये वाला, ठीक है। तो वो यानी ये एक तरफ ये इशारा था कि ये साउथ अमेरिका की जो मेनलैंड है इसके साथ इनकी ये रिजेम्बलेंस जो है ये बता रही है कि ये जो गैलापैगोस आइलैंड है इसके जो एनिमल है इनके एंसेस्टर साउथ अमेरिका मेनलैंड के ऊपर ही थे, यहाँ के ही थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये जो आइलैंड है, ये टुकड़े, ये साउथ अमेरिका के जो साउथ अमेरिका का ही ये पार्ट थे, लेकिन ये इससे अलहदा हो गए। पानी आ गया दरमियान में, जिस वजह से इसका एनवायरनमेंट थोड़ा-सा चेंज हो गया और यहाँ के जो एनिमल हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो गए साउथ अमेरिका के एनिमल से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इट वाज़ दो आइलैंड वर कॉलोनाइज्ड, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता था कि जैसे जो आइलैंड थे वो कॉलोनाइज़ हुए हैं बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी उन प्लांट्स और एनिमल से आइलैंड्स बने हैं, आबाद हुए हैं, कॉलोनाइज़ हुए हैं, दैट स्टेड फ्रॉम साउथ अमेरिका।
यानी जो साउथ अमेरिका से स्ट्रे हो गए थे, स्ट्रे होने से मुराद है भटक जाना। यानी कि साउथ अमेरिका का ही ये आइलैंड जो है वो किसी वक्त में हिस्सा रहे होंगे। ज़मीन का टुकड़ा साउथ अमेरिका से अलहदा हो गया, सिरकता हुआ थोड़े से दूर चला गया, वो एक आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गया। तो वो साउथ अमेरिका जो मेनलैंड है, उसी से ये जो पार्ट है, यानी ये जो प्लांट और एनिमल ये स्ट्रे हो गए। स्ट्रे होने से मेरा यानी यहाँ से बट के अलहदा हो गए एंड देन डाइवर्सिफाइड ऑन डिफरेंट आइलैंड। और फिर उसके बाद ये जो प्लांट्स और एनिमल हैं ये मुख्तलिफ आइलैंड के ऊपर डाइवर्सिफाई हो गए, यानी यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिंचेस ऑफ गैलापैगोस आइलैंड, फिंचेस वहाँ पे इसने क्या देखा था, कुछ स्पैरोज देखी थी, कुछ चिड़िया देखी थी जिनको फिंचेस का नाम दिया गया। अब इन फिंचेस की अगर हम बात करें तो डार्विन ने 13 टाइप की जो फिंचेस हैं गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर कलेक्ट की थी। दे वर क्विट सिमिलर। अब ये जो सारी सारी 13 किस्म की फिंचेस थी, चिड़ियाँ थी, स्पैरोज थी, ये आपस में मैच कर रही थी, सिमिलर थी, बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन ये मुख्तलिफ स्पीशीज से बिलोंग करती थी। सम स्पीशी ऑफ फिंचेस वर ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड। कुछ स्पीशीज जो थी फिंचेस की वो एक आइलैंड के ऊपर रहती थी, वाइल अदर वर प्रेजेंट ऑन टू और मोर आइलैंड। जबकि जो बाकी थी वो 2 या 3 आइलैंड पर मुश्तमिल थी। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन्स की। डार्विन ने ये जो वॉयज किया, ये जो बहरी सफ़र किया, इसका इसके कंक्लूजन्स क्या थे, क्या उसने बाद में कंक्लूड किया। डार्विन जो है ये वापस आ गया था, रिटर्न हो गया था ग्रेट ब्रिटेन को, बरतानिया आ गया था 1836 में, 1831 में गया था, 1831 में, और 1836 में वापस आ गया। तो ये 5 साल का जो है ये ड्यूरेशन था, बहरी सफ़र था। तो डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशी है, न्यू स्पीशी का ओरिजिनेट होना और अडाप्टेशन, रिलेटेड प्रोसेस, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मुंसलिक प्रोसेसेस हैं। यानी एक इस तरह से एक नई स्पीशी जो है ओरिजिनेट होती है, और अडाप्टेशन, इन दोनों का आपस में बड़ा ताल्लुक है। ठीक है। अब ये कैसे ताल्लुक है कि जैसे अगर एक नए दो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे अगर हम ये देखें कि दो लोग यहाँ पे रहते हैं, एक जो है वो वेस्ट इंडीज़, इस इलाके को आप वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दें। सपोज़ ये इलाका जो है ये वेस्ट इंडीज़ है, और यहाँ पे दो फर्द रहते हैं। ठीक है। तो फिर होता क्या है कि यहाँ से ये ज्योग्राफिक बैरियर आ जाता है। ज्योग्राफिकल बैरियर कहते हैं कि जो ज्योग्राफी लिहाज से कोई रुकावट आ जाना, यानी यहाँ से ज़मीन का टुकड़ा जो है वो टूट जाता है, और ये यहाँ से सरकने लगता है और ये दूर चला जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे चला गया, और ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे सूरज की जो टाइड्स हैं, रोशनी है वो ज़्यादा पड़ती है, जिस वजह से ये लोग वेस्ट इंडीज़ के क्या हैं, काले हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये जो दूर आदमी चला गया है, दूर जो टुकड़ा था इसी इसी लैंड का, ये न्यूजीलैंड के पास चला गया है। अब यहाँ पे जो है वो लोग आपको पता है गोरे रंग के हैं, तो फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा फेयर हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जिस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलता है एक ऑर्गेनिज्म को, वो अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेता है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग अडाप्टेशंस आती हैं। तो फिर इस तरह से फिर ये लगता है, यानी इंसेस्टर उनके सेम ही होते हैं, लेकिन लगता है कि ये कोई न्यू स्पीशी जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह फिर इसने बताया कि जो नई स्पीशी का ओरिजिनेट होना और अडाप्टेशन, इनका बड़ा आपस में ताल्लुक है। कि असल में जो ऑर्गेनिज़्म हमें न्यू स्पीशी लग रहे होते हैं वो न्यू स्पीशी नहीं होते, उनके इंसेस्टर सेम ही होते हैं,
बल्कि वो जैसे ही नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनमें उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मुताबिक अडॉप्टेशंस आती हैं। वो सारी अडॉप्टेशन जब इकट्ठी होती जाती हैं, तो वो फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि न्यू स्पीशी ओरिजिनेट हो जाती है। न्यू स्पीशी अराइज़ करती हैं एंसेस्ट्रल अडॉप्टेशन से, यानी जो आबाओ-अजदाद होते हैं, वो जब नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते जाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में नई स्पीशी बन जाती है। अडॉप्टेशंस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये जो अडॉप्टेशन होती हैं, ये आस्ता-आस्ता डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रेजुअली इकट्ठी होती जाती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं। These organisms with different variations separated from original habitat by geographical barrier। अब ये जो ऑर्गेनिज़्म है ये जो मुख्तलिफ वेरिएशंस रखते हैं, एक दूसरे से फ़र्क में होते हैं, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अपने जो ओरिजिनल हैबिटेट जो होता है उससे अलहदा हो जाते हैं जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। अब कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ सकता है, दरमियान में पहाड़ आ सकते हैं, दरमियान में पानी आ गया है, तो 2 स्पीशीज़ को, 2 पॉपुलेशन को वो मिलने नहीं देगा। तो जब वो मिलेंगी नहीं, तो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से अलहदा रहेंगी, दोनों का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो देन क्या होगा कि वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ लगने लगेंगी। और इस तरह से ये डार्विन कहता है कि स्पीशीज़ ओरिजिनेट होती हैं। ओवर मैनी जनरेशंस, यानी बहुत सारी जनरेशन के बाद जो 2 पॉपुलेशन बिकम डिसिमिलर इनफ, कि 2 पॉपुलेशन फिर इतनी मुख्तलिफ हो चुकी होती हैं, एक्ट एज़ सेपरेट स्पीशी, कि ये फिर सेपरेट स्पीशी के तौर पर एक्ट करती हैं। सेम थिंग हैपेंड विद गैलापागोस फिंचेस। और इसने फिर बताया कि ये जो गैलापागोस की फिंचेस थी, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट हम डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करेंगे।